लेकिन 3 हैवान उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक डेड बॉडी लाई जा रही है। इसी बीच हमें बैकग्राउंड में बोला जा रहा होता है कि एक सेलिब्रिटी जिसका नाम एना फ्रीज है वो मारी जा चुकी है। वो अपनी नई फिल्म में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, वो बहुत ही सुंदर एक एक्ट्रेस थी, लेकिन अचानक से ही उसकी मौत हो जाती है। और यही सारी बातें हमें बैकग्राउंड में सुनाई दे रही होती है, जो कि एक टीवी चैनल की है। बॉडी को संभाल कर एक जगह पर रख दिया जाता है। हमें पहली बार इवान को दिखाया जाता है। इवान बॉडी के मुंह से कपड़ा हटाता है। वो एना के चेहरे को बड़े ही ध्यान से देखता है और वो एक तस्वीर भी लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें पॉल और जैफ को दिखाया जाता है। ये दोनों एक्चुअल में इवान के दोस्त हैं। इवान ने उन्हें मैसेज किया होता है कि आज एक मॉर्ग में बॉडी आई है जो कि एना की है। एना उस देश की बहुत ही खूबसूरत सेलिब्रिटी है। उसे ही देखने के लिए पॉल और जैब वहां पर पहुंच चुके हैं। वो रिसेप्शन एरिया में खड़े हैं और वो इवान का इंतजार कर रहे हैं। तभी पॉल दोनों चाइनीज लड़की के ऊपर कमेंट पास कर रहा होता है। जैब बोलता है कि ऐसी बातें करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें इवान को दिखाया जाता है। इवान पहुंच चुका होता है। सभी दोस्त एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। पॉल बोलता है कि तुमने जो हमें तस्वीर भेजी थी उसे हमें ओरिजिनल देखना है, यानी कि फेस टू फेस देखना है। इवान इस बात को सीरियस नहीं लेता है, लेकिन पॉल उसे धमकाता है। पॉल उसे बार बार रिक्वेस्ट करता है। वो तीनों बाहर जा चुके होते हैं। तीनों बाहर जाकर एक जगह पर ड्रिंक ले रहे होते हैं। इवान बोल रहा होता है कि बोतल नीचे रखो, अगर कोई देख लेता है तो मेरी नौकरी जा सकती है। पॉल कहता है कि चिंता मत करो, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। इवान डर रहा होता है, लेकिन वो भी ड्रिंक लेना चाहता है। वो तीनों एक एक ड्रिंक लेते हैं और इधर पॉल कुछ ज़्यादा ही नशा करता है। इवान बोलता है कि क्या तुम एना की बॉडी को देखने के लिए तैयार हो? पॉल और जैब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो तीनों मॉर्ग में पहुंच जाते हैं। वो लिफ्ट पर जा रहे होते हैं। तीनों अब मॉर्ग के अंदर आ चुके होते हैं। इवान बोल रहा होता है कि क्या तुम तैयार हो एना की बॉडी देखने के लिए? पॉल और जैब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। पॉल बॉडी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जैब थोड़ी दूर रहता है। पॉल उसे भी बुलाता है। जैब हिचके जाता है, लेकिन फिर भी वो बॉडी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। इवान कहता है कि क्या तुम तैयार हो उसकी बॉडी देखने के लिए? वो अचानक से ही कपड़ा हटाता है, लेकिन वो बॉडी किसी बुढ़िया औरत की थी। ये देखकर दोनों ही बहुत ज़्यादा चौंक उठते हैं और वो कहते हैं कि ये कैसा मजाक है। नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि इवान अब एना की बॉडी के सामने खड़ा है और उसने कपड़ा हटा दिया है। इस बार बॉडी एना की ही रहती है। पॉल एना की बॉडी को टच करता है और कहता है कि जैब आओ इसे टच कर देखो, तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इस बार पॉल ने पूरे कपड़े को ही हटा दिया है और एना वहां पर चुपचाप लेटी हुई है। किस अवस्था में लेटी हुई है शायद आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा। पॉल उस बॉडी के साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रहा होता है। वो एना को इधर उधर टच कर रहा होता है। तभी पॉल कहता है कि हमें ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा, मैं इसके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। ये बात सुनकर जैब बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। इवान उसे वहाँ से खींचकर लेकर चला जाता है। हमें पॉल को दिखाया जाता है। पॉल जो कि एना की बॉडी के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो कि हैवान भी नहीं सोच सकता है। दूसरे ही तरफ इवान इस दृश्य का बहुत ही ज़्यादा मज़ा उठा रहा होता है। पॉल अपना काम ख़त्म कर चुका होता है और वो आकर अपना हाथ धो रहा होता है। तभी जैफ कहता है कि तुम्हें शर्म करनी चाहिए, किसी डेड बॉडी के साथ ऐसा कोई हैवान भी नहीं करता है। पॉल कहता है कि छोड़ो तुम्हारी हैवानियत भरी बातें, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तुम अगर जाना चाहते हो तो तुम भी जा सकते हो। नेक्स्ट अब इवान पहुंच चुका है। इवान वहां पर पहुंचकर एना के हेयर्स को पहले किस करता है, उसके हेयर को सूंघता है और वो भी एना के साथ बदसलूकी करना शुरू कर देता है। वो कुछ ऐसे कारनामे कर रहे थे एना के बॉडी के साथ जो कि हैवान भी नहीं कर सकता है। एना को दिखाया जाता है, एना के चेहरे को दिखाया जाता है। एना की आंखें अचानक से ही खुल जाती है। एना अब पूरे दुख में है। वो सोच रही होती है कि मरने के बाद भी लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं किसी बॉडी के साथ। उसके चेहरे को ही देखकर ये समझ में आ जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। अचानक से ही इवान की नज़र एना पर पड़ती है। वो जैसे ही देखता है कि उसकी आंखें खुली है, वो डर जाता है और वहाँ से
छलांग लगा देता है और जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी पॉल और जैब भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैब एना को पानी पिलाता है और कहता है कि घबराओ मत, तुम ठीक हो जाओगी, तुम जिंदा हो, ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जैब एना को एक कपड़ा पहना देता है। इधर पॉल बोल रहा होता है कि इसने हमें वो सारी चीज़ें करते हुए देख लिया है, इसीलिए इसका जिंदा रहना एकदम ही ठीक नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही एक वार्ड बॉय वहाँ पर पहुँच जाता है। उसे देखकर सभी छिप जाते हैं। एना अपनी उंगली हिलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो अपनी उंगली हिला नहीं पा रही होती है। इधर वार्ड बॉय अपना काम करता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। एना अपना कपड़ा हटाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसी वजह से वार्ड बॉय उसे देख नहीं पाता है। इधर जैब पॉल को बार बार मना कर रहा होता है कि नहीं, वो जिंदा है, हमें उसके फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि उसके फैमिली वाले उसे लेकर चले जाएं। लेकिन पॉल कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जानती है कि हमने उसके साथ क्या किया है। अगर वो पुलिस के पास जाती है तो हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, हमें पूरा जीवन जेल में बिताना पड़ेगा। जैब कहता है कि इंसानियत के खातिर एना को जाने दो, लेकिन पॉल कोई भी बात नहीं मानता है। तभी जैब थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम कुछ करो या ना करो, मैं एना को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। तभी पॉल आकर उसे रोकने की कोशिश करता है। इवान बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। पॉल मॉर्ग के बाहर जाना चाहता है, लेकिन मॉर्ग का दरवाज़ा बंद होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा होता है। इधर जैब जो कि किसी भी तरह से एना को बचाना चाहता है, लेकिन अचानक से ही पॉल जैब के ऊपर हमला कर देता है और कहता है अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। धक्का धक्की में कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से जैब का सर फट जाता है और बहुत सारा खून बह जाता है। दोनों अब बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। इवान और पॉल जैब को घसीटकर एक रूम में लेकर चले आते हैं। वो जैब को एक जगह पर बिठा देते हैं और कहते हैं कि घबराओ मत, तुम ठीक हो जाओगे। पॉल उसे दिलासा दे रहा होता है। तभी एना की बॉडी को भी उस रूम में लाया जाता है। पॉल उसे कहता है कि तुम घबराओ मत, हम बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे और ये सारी मुसीबतें बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। इधर हमें जैब को दिखाया जाता है जो कि खून के धब्बों को साफ कर रहा होता है। इधर पॉल भी खून के धब्बों को साफ कर रहा होता है। इधर एना चुपचाप बैठी हुई है। जैब धीरे धीरे अपना होश खो रहा है। उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होती चली जा रही है। जैब अपनी गर्दन हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन एना बोलती है कि अपना गर्दन मत हिलाओ वरना तुम्हारा खून बहुत ज्यादा निकलेगा, तुम अपने गर्दन को एक जगह पर टिकाए रखो। तभी पॉल और इवान की एंट्री हो जाती है। इवान अपना ड्रेस बदलता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक वार्ड बॉय वहां पर पहुंच जाता है। वो इवान से कहता है कि मैंने सुना कि एना की बॉडी आई है। इवान कहता है कि हाँ, एना की बॉडी तो आई है, लेकिन उसे दिखाने का मुझे कोई परमिशन नहीं मिला है। वार्ड बॉय कहता है छोड़ो यार, चलो हम देखते हैं। लेकिन इवान उसे अपनी बातों में फुसलाकर कहता है कि मुझे देरी हो रही है, चलो यहाँ से जल्दी बाहर निकले। वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। इधर हमें पॉल को दिखाया जाता है। पॉल उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन जैब ऑलरेडी मारा जा चुका होता है। ये देखकर एना भी रोना शुरू कर देती है। हमें दिखाया जाता है कि इवान फिर से मॉर्ग पहुंच चुका है। पॉल कहता है कि जैब की मौत हो चुकी है। इवान इसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो वहीं पर रोना शुरू कर देता है। पॉल चुपचाप स्मोक कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि हमें इन दोनों की बॉडी को किसी भी तरह से ठिकाने लगाना पड़ेगा, वरना हमारी पूरी ज़िंदगी जेल में बीतेगी। इवान बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका होता है और वो रो रहा होता है। इधर हमें पॉल को दिखाया जाता है। पॉल उठ खड़ा होता है और वो अब दोनों की ही बॉडी को ठिकाने लगाना चाहता है, लेकिन इवान बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। पॉल उसे कहता है कि तुम क्या पूरी ज़िंदगी जेल में बिताना चाहते हो? इवान कहता है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन पॉल बोलता है कि तुम कुछ करो या ना करो, लेकिन पुलिस हमें ही दोषी समझेगी, हमें किसी भी तरह से इन दोनों की बॉडी को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। तभी हमें एना को दिखाया जाता है जो कि बहुत मुश्किलों से उस स्ट्रेचर से उतर जाती है और उतरने के बाद वो जैब का फ़ोन लेकर अपने पिताजी को फ़ोन कर रही होती है। पॉल वहाँ पर अचानक से ही पहुँच जाता है। वो देखता है कि उसने अपने पिता को कॉल किया है। पॉल कहता है क्या तुमने अपने पिता से बात की? एना कहती है कि हाँ, मैंने अपने पिता से बात की, मैंने बस इतना ही कहा कि मैं उठ चुकी हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें एना को फिर से एक स्ट्रेचर में दिखाया जाता है।
वो स्ट्रेचर में उन्हें लेकर जा रहे होते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है कि जैब का मोबाइल रिंग कर रहा है। पॉल उसे रिसीव करता है। वो कॉल एक्चुअल में एना के पिता ने किया होता है। एना अपने पिता से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इवान उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है, जिसकी वजह से एना चिल्ला नहीं पा रही होती है। पॉल फोन पर बोलता है कि शायद आपने गलत नंबर लगाया है, ये किसी दूसरे का नंबर है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पॉल एना को धमका रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हें तो जरूर मरना पड़ेगा, तुम तो वैसे भी मारी जा चुकी हो, तुम अगर और एक बार मरती हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर इवान एना को मारने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन एना बोल रही होती है कि इवान तुम ऐसा मत करो, तुम कोई खूनी नहीं हो जो कि किसी को भी मार दे। तुम मॉर्ग में काम करने वाले एक ऐसे इंसान हो जो कि लोगों के दुखों को समझता है। ये बात सुनकर इवान थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि हाँ, एना ने सही कहा, मैं कोई खूनी नहीं हूँ। तभी अचानक से ही पॉल वहाँ पर पहुँच जाता है और वह कहता है कि जल्दी काम तमाम करो। इवान बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है, इसी वजह से वो एना के हाथ पांव बांध देता है। एना बोलती है कि तुम पॉल की बातों पर ध्यान मत दो, मैं बाहर जाकर किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, मैं जिंदा हूँ, यही बस मेरे लिए काफ़ी है। हमें इधर दिखाया जाता है कि पॉल एक गार्बेज बॉक्स की तलाश कर रहा है। वो गार्बेज बॉक्स को देख रहा होता है कि तभी अचानक से ही वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स आ जाते हैं। वो वहाँ पर स्मोकिंग कर रहे होते हैं। पॉल वहाँ पर चुपचाप छिपा हुआ रहता है। इधर एना को दिखाया जाता है। एना जो कि किसी भी तरह से उस स्ट्रेचर से उतरना चाहती है, उसका बॉडी पूरी तरह से सुन्न पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो किसी भी तरह से कोशिश कर कर उनके हाथ से बचना चाहती है। वो स्ट्रेचर से उतरती है, खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है। इधर इवान खून के धब्बों को क्लियर कर रहा होता है। पॉल भी इधर चुपचाप बैठा हुआ रहता है। वो किसी भी तरह से डस्टबिन को वहां से लेकर जाना चाहता है, ताकि उस डस्टबिन के अंदर वो जैफ की बॉडी को ला सके। फाइनली पॉल को डस्टबिन मिल चुकी होती है। उस डस्टबिन को वो लेकर आ रहा होता है। इधर हमें एना को दिखाया जाता है। एना जो कि रेंगती हुई किसी भी तरह से उनके हाथों से दूर निकल जाना चाहती है। वो फ्लोर पर रेंग रही होती है और वो किसी भी तरह से लिफ्ट तक पहुंच जाना चाहती है। पॉल अचानक से ही आता है और चिल्लाता है कि एना की बॉडी कहाँ पर है। ये सुनते ही इवान बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो दोनों एना की तलाश करना शुरू कर देते हैं। एना फ्लोर पर रेंग रही होती है और वो किसी भी तरह से उनके हाथ से बचना चाहती है। पॉल उसे ढूंढ रहा होता है। एना पॉल को देख रही होती है। एना एक अंधेरी जगह पर चुपचाप छिपी हुई बैठी रहती है। एना अपने हाथों को पहले खोलती है और उसके बाद अपने पाँव को ठीक करने की कोशिश करती है। वो दीवार के सहारे खड़ी होती है और वो धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ जा रही होती है। वो फिर से रेंगना शुरू करती है। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो किसी भी तरह से लिफ्ट तक पहुंचना चाहती है। फाइनली वो लिफ्ट तक पहुंच जाती है। वो जैसे ही डोर बंद करने की कोशिश करती है, वहां पर पॉल पहुंच जाता है और पॉल उसे घसीटते हुए फिर से मॉर्ग की तरफ ले जाता है। पॉल कहता है कि तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझती हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा चालाक मैं हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है इवान भी वहाँ पर पहुँच चुका है। पॉल इवान को डराता है और धमकाता है। वो कहता है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसी गलती दोबारा होती है तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इधर एना सारी बातें सुन रही होती है। वो दोनों अब एना को मारने की प्लानिंग बना रहे होते हैं। पॉल एक कपड़ा लेकर चला आता है। वो कहता है कि इवान इस कपड़े को एना के नाक पर पकड़ो ताकि वो मर जाए। पॉल कहता है कि यह काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। इवान कहता है कि नहीं, मैं कोई कातिल नहीं हूँ। पॉल इवान के हाथ को कसकर पकड़ता है और उस कपड़े को डायरेक्ट एना के मुंह पर पकड़ता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है एना का दम घुट चुका होता है और एना मारी जा चुकी होती है। इवान वहां पर बैठे बैठे रो रहा होता है। पॉल सोच रहा होता है कि चलो अब काम तमाम हुआ। वो एना की बॉडी को फिर से स्ट्रेचर पर लिटा देता है। इधर हमें दिखाया जाता है पॉल और इवान जो कि इस बार जैब की बॉडी को एक डस्टबिन में डाल रहे हैं। पॉल उस डस्टबिन को लेकर बाहर निकल जाता है। इधर इवान एना के बॉडी को साफ कर रहा होता है। पॉल जैब की बॉडी को एक जंगल में ले जाकर फेंक देता है। पॉल वहां से डस्टबिन उठाता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। इवान एना की बॉडी को फिर से ढक देता है और फिर से उसी जगह पर रख देता है जहां पर से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। इवान बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि एना की बॉडी में कुछ हरकत हो रही है। वो धीरे धीरे एना की बॉडी की तरफ जाता है। इवान वहां पर जाकर उसके कपड़े को हटाता है। वो देखता है कि एना जिंदा है। इवान बोलता है कि तुम चुपचाप लेटी रहो। तभी अचानक से ही वहां पर पॉल पहुंच जाता है। पॉल कहता है एना की बॉडी कहाँ पर है। इवान कहता है मैंने उसे साफ करके वहां पर रख दिया है। एना की बॉडी को देखता है। वो कहता है कि तुमने तो बड़ी अच्छी सफाई की है। दोनों अब मॉर्ग से निकल चुके होते हैं। दोनों लिफ्ट आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अचानक से ही
पॉल अपने पर्स को देखना शुरू कर देता है। वो देखता है कि उसका कार्ड मिसिंग है। उस कार्ड को उसने उसी मॉर्ग में छोड़ दिया है। वो जैसे ही अंदर घुसता है वो देखता है कि एना अपने कपड़े बदल रही है। पॉल इसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि ये सारी गलती तुम्हारी है, और वो इवान पर हमला कर देता है। वो इवान को मारना शुरू कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है एना जो कि पीछे से आती है और पॉल पर हमला कर देती है। पॉल की वहीं पर मौत हो जाती है। इवान बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है। वो रो रहा होता है। इवान बोल रहा होता है कि हमने तो तुम्हें जाने दिया था, फिर तुमने इसे क्यों मारा। तभी हमें दिखाया जाता है कि एना ने इवान पर भी हमला कर दिया है और इवान की भी मौत हो चुकी है। हमें एना के चेहरे को दिखाया जाता है। कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।